बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जब पीर से जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में हमेशा याद रखने वाला दिन है, क्योंकि आज के दिन की जो तारीख है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दो हवालों के साथ हमेशा याद रखी जाएगी। पहला हवाला तो आज ही के दिन का है कि जब पाकिस्तान को मुसलसल दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा और इंग्लैंड ने पाकिस्तान की सरजमीन पर तीसरी सीरीज को अपने नाम किया। 1961 में इम्तियाज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, 2000 में मोइन खान की क़यादत में पाकिस्तान को शिकस्त हुई कि जब नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान को पहली मरतबा शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, और आज पाकिस्तान को मुल्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत सारे हवालों से इस शिकस्त को जो है वो तनकीद की जद में लाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो गुज़िश्ता 9 माह में जो है वो 2 सीरीज़ हार गया। और अगर हम इंडिया की क्रिकेट की बात करते हैं तो 2012 से लेकर अब तक इंडिया जो है सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस अपने होम ग्राउंड पर हारा है और पाकिस्तान ने सिर्फ 9 माह के अंदर 2 सीरीज़ अपने होम ग्राउंड पर हार गया। 1959 के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान जो है वो 3 मुसलसल टेस्ट मैचेस में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। डिस्कस करेंगे जनाब इस टेस्ट मैच को, इस सीरीज़ को, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। शाहीनों को मुल्तान टेस्ट में भी शिकस्त का सामना, इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। हम टेस्ट जीत सकते थे मगर हमसे मुल्तान में बहुत सी गलतियां हुई, कौमी कप्तान बाबर आजम। राशिद लतीफ़, वक़ार यूनुस, कामरान अकमल ने सऊद शकील के आउट को मुतनाज़े करार दे दिया। मोहम्मद रिजवान को आराम की ज़रूरत है, कराची टेस्ट में सरफराज अहमद और शान मसूद को मौका मिलना चाहिए, शाहिद खान अफरीदी। मेरी राय में पाकिस्तानी टीम में सरफराज अहमद और शान मसूद को जरूर खिलाना चाहिए, शोएब मलिक। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के ड्राफ्ट के लिए 500 से ज्यादा गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सिद्रा अमीन को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुन लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए। पुर्तगाल के लिए वर्ल्ड कप जीतना मेरा सबसे बड़ा और अहम ख्वाब था, बदकिस्मती से गुज़िश्ता रोज ख्वाब खत्म हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल, मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल कल अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के ज़बरदस्त लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सलमान बट ने। शो में खुश आमदेद कहेंगे सलमान बट को। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वक्त आप एक शादी की तकरीब में मौजूद हैं, उसके बावजूद आपने जी स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकाला। ये सलमान बट, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने जिस अंदाज से सीरीज़ को खेला है, इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई बगैर किसी साइड मैच के पहला मैच खेलती है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलती है, और जो इंटेंट उन्होंने शो किया, पहला टेस्ट मैच वो जीत के उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया कि उनकी क्रिकेट हमसे बहुत आगे है। देखिए, बिल्कुल आई थिंक अपना जो उन्होंने क्रिकेट का ब्रांड जो खेला है वो तो खेला ही है। आई थिंक उन्होंने पूरी सीरीज डिक्टेट की है टर्म्स। उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल वो जो रिजल्ट्स की तरफ मैनूवरिंग की है वो सारी इंग्लैंड ने की है, अपनी बैटिंग के जरिए, अपनी कप्तानी के जरिए, अपनी डिसीजन मेकिंग से। और आई थिंक पाकिस्तान अपनी ही कंडीशंस का कोई फायदा नहीं उठा सका। पाकिस्तान की शॉर्ट कमिंग्स को असल में इंग्लैंड ने एक्सपोज किया इस सीरीज में कि आप टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली आप कहाँ पर है, वो उन्होंने आपको बताया है। ठीक है सलमान, क्या वजह कि अगर पिचेस को समझ नहीं पा रहे, आपने तवील अरसे तक इन्हीं पिचेस पे क्रिकेट खेली है, पिचेस का बिहेवियर चेंज हो गया, या पिचेस को देखते हुए हम अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे? देखिए, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम किस पिच की टीम है। अगर आप मुझे ये बताएं, आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर करते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, वैसे भी मैचेस देखते हैं, क्या पाकिस्तान ने स्पिन पिचें बनानी थी तो ये जो स्पिनर खिलाएं, क्या ये पाकिस्तान के बेहतरीन स्पिनर थे अवेलेबल? सही। और अगर पाकिस्तान ने जो है वो ग्रीन पिच बनानी है तो ये पाकिस्तान की बेहतरीन बॉलिंग थी क्या जो फास्ट बॉलिंग रखी थी? तो ये पहले फैसला तो करें ये किस पिच के ऊपर खेलना चाहते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है जब ये टीम सेलेक्ट करते हैं। यानी साउथ शकील को इन्होंने खिलाया, उसने साबित किया कि डोमेस्टिक में जब आप 5-7 साल लगाए होते हैं तो आपके अंदर मैच्योरिटी होती है, आपको क्रिकेट का अंदाजा होता है, हाइज एंड लोज का, पार्टनरशिप प्रेशर में कैसे खेलना है। तो जो पाकिस्तान के अंदर फवाद आलम ने 5 सेंचुरियां की उसे बाहर कर दिया, उस्मान सलाउद्दीन रन करता उसको मौका नहीं देते, कामरान गुलाम ने रन किए उसको मौका नहीं देते, वो यंग बच्चा हो रहा है उसने 2 साल 1000 रन कर दिया उसे मौका नहीं देते।
आपका बेस्ट मीडियम फास्ट बॉलर जो है, स्विंग बॉलर, वो अब्बास है, उसको आप नहीं खिलाते। अगर कोई सीजन बॉलर लेना था तो मीर हमजा पड़ा हुआ है, आप उसको नहीं खिलाते। तो आप क्या लेकर आते हैं टेबल के ऊपर? यानी अगर 130 पे ऑली रॉबिन्सन आउट कर सकता है तो अब्बास क्यों नहीं कर सकता, मीर हमजा क्यों नहीं कर सकता, जिनको ज्यादा पता है लाइन लेंथ का, जो सीजन फास्ट बॉलर्स हैं। फॉर्चुनेटली आपकी सिलेक्शन, डायरेक्शन, आपकी प्लानिंग, यू डू नॉट हैव अ रोड मैप। एक्चुअली ये मसला हमारा। सर सलमान, डू यू थिंक दैट वी हैव बीन ईगोइस्टिक, कि हमने ईगो का मसला बना लिया है कि हमने शर्जील को नहीं खिलाना, सलमान बट डोमेस्टिक में भले जितने ही रन्स कर दे हमने नहीं खिलाना, जो पसंद नहीं है उसको हमने खिलाना ही नहीं है? देखिए, मैं तो अब अली खेलता ही नहीं हूँ। बात यह है कि आपने जो है, आपको जिसका चेहरा भी नहीं ना पसंद, आप उसको नहीं खिलाते। आपने यासिर शाह को क्यों नहीं खिलाया? क्या ये उससे अच्छा लेग स्पिनर है जाहिर महमूद जो खेल रहे हैं? ठीक है, आपका जो वनडे का वाइस कैप्टन है शादाब, वो भी इनसे बेहतर क्रिकेटर है, वो बाहर बैठ के मैच देख रहे हैं, बिल्कुल फिट है। क्या उन्होंने सिर्फ लीगें खेलनी है? क्या आपका सारा का सारा फोकस वाइट बॉल है? या तो आप ये कह दें ना कि वाइट बॉल है, बल्कि है क्या वो अभी नासिर हुसैन को भी उन्होंने बोला है, क्या थर्टन को, कि जी हम तो चाह रहे हैं अब T20 के प्लेयर्स जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलें। आप 1.5 दिन पहले मैच हार जाते हैं टेस्ट का। आप T20 में सबसे ज्यादा ऑल आउट होने वाली टीम है, आप 20 ओवर तो एतमाद से खेलते नहीं है। अगर बाबर और रिजवान आउट हो जाए, आप टेस्ट में T20 के प्लेयर लाने की बात कर रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा यू कैन नॉट, इससे ज्यादा आप एक वेग और क्रेजी किस्म का स्टेटमेंट नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, जो हम प्लेयर बनाते भी हैं, अगर लेट्स सपोज जैसे हमने असद शफीक को प्लेयर बनाया, हम समझते थे नेमुल बदल होगा, यूनुस खान का, मिसबा का, अजहर अली को हम प्लेयर बना रहे थे, मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथन कर रहे थे, इसके अलावा फवाद आलम अपनी आहिस्ता आहिस्ता जगह कॉन्क्रीट कर रहे थे। क्या लगता है कि आपको दानिस्ता तौर में टीम पे छेड़छाड़ की जा रही है? देखें जी, अगर दानिस्ता नहीं करी जा रही तो फिर इनकी कॉम्पिटेंस का मसला है, फिर इनकी अंडरस्टैंडिंग का, इनके विजन का, इनकी फोरसाइट का मसला है। क्योंकि आप ये देखें कि आपने भी बात की प्लेयर बनाने की, जब डोमेस्टिक के परफॉर्मर जितने भी लड़के हैं, चाहे वो सैम अयूब हो, चाहे वो तैयब ताहिर हो, चाहे जितने भी यंगस्टर हैं, हुरैरा हो, कामरान गुलाम हो, आप 2.5 साल से कोई ए टीम का टूर हुआ आपका? कोई ए टीम का टूर नहीं हुआ। ये लड़के क्या करेंगे? हुरैरा 1000 करके सियालकोट चला जाए। किसने उसे इंग्लैंड में खिलाना है, किसने उसे न्यूजीलैंड में खिलाना है, किसने उसे ऑस्ट्रेलिया में? कि वो पाकिस्तान टीम में पहुंचने से पहले उसको एक एक्सपीरियंस हो, उसको पता हो डिफरेंट कल्चर का, क्रिकेट का, कंडीशंस का। आप तो कोई टूर कराते ही नहीं है। आपने 1.25 अरब रुपए की PGL करा दिया, वहां से निकला क्या है? वहां से आप पाकिस्तान टीम को कुछ दे सकते हैं अभी? तो आपने जो पैसे लगाने हैं ए टीमों के ऊपर, वो कब लगाने हैं? जो आपने अगर अंडर 19 को भी खिलाना था, बाहर के टूर कराने थे। T20 की आपने लीग करा दी, उसके बाद बांग्लादेश से आप होम सीरीज हार गए। तो आपको क्या लगता है सलमान की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? क्योंकि अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी थपकी दे रहे हैं चेयरमैन साहब को कि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करें, लेकिन जब बड़े मैचेस आते हैं तो अगले दिन हम यही सुन रहे होते हैं कि हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं। ये इस तरह के जो गलतियों से सबक आखिर कब तक सीखते रहेंगे? और ये क्या वर्ल्ड कप हुए या टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज हुई, ये गलतियों से सबक सीखने का असल और रियल प्लेटफॉर्म है? This is far from being professionalism and far from being a specialist on your job. और इस मुल्क का यही मसला है। जब कोई जो है ना अकाउंटेबिलिटी की जनरेशन शोर मचाते नई जनरेशन आ गई है, कभी हुई नहीं। कोई जितने मर्जी आके ब्लंडर करे, वो कौन सा क्वालिफाई करके आते हैं, वो कौन सा मेरिट पे आते हैं? कोई आलमपना आता है, वो किसी पे उंगली रखता है, वो कहता है चल भाई अब तेरी बारी है, तो शुरू हो जाते हैं। तो मेरिट क्या है इसमें? इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन रन की है? कभी किसी बंदे से पूछा है कि भाई आपका क्या कोई 10-15 साल कोई कोचिंग का तजर्बा, कोई एजुकेशन का तजर्बा, कोई ऑर्गेनाइजेशन को प्लान कंस्ट्रक्ट करने का तजर्बा, कोई प्लेयर आए हैं आपने, कोई 10 साल किसी डिपार्टमेंट के साथ काम किया है, क्या बैकग्राउंड है? ठीक है। अच्छा, अब ये जो छुपा जा रहा है इस बात के पीछे, और एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेटिवली रन करना, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बात की जा रही है कि जी सऊद शकील को अगर अंपायर गलत आउट नहीं देता तो हम मैच जीत जाते, उस पर बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। देखिए, पॉसिबल है, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, 90+ रन होते, और अगर वो 100 कर जाते, 20-25 और रन करते, नॉट आउट रहते, तो बिल्कुल पॉसिबल है मैच जीत जाते। लेकिन अगर आपकी ये फहम ख्याली है ना कि हम डोमिनेट कर देते और हम उस पोजीशन में थे, तो इंग्लैंड अगर बैटिंग करना चाहता तो उन्होंने कल शाम तक खेलना था।
वो तो आके ऐसे खेल रहे थे कि जैसे 350 ही बहुत है, वो मारे जा रहे थे, फील्डर बाउंड्रियों पे थे, वो मारे जा रहे थे। पहले टेस्ट में भी जो उन्होंने डिक्लेरेशन की, कोई और टीम होती डिक्लेयर न करती वहां पर। तो बेसिकली वो जो क्रेडिट है डिक्लेरेशन का या वो जो ब्रेवरी दिखाई है, वो तो इंग्लैंड ने दिखाई है। उनकी तो ऐसी कितनी देर तो मैच ऐसा हुआ है कि जो एक कैमरा फ्रेम है उसके अंदर इंग्लैंड के पूरी टीम 11 के 11 फील्डर उनके एक कैमरा फ्रेम के अंदर थे और लेग अंपायर बस उससे बाहर था। इस कदर अटैकिंग फील्ड थी उनकी। लेग स्लिप खड़ी है, स्लिप खड़ी है, गली खड़ी है, शॉट खड़ी है, शॉट कवर खड़ी है, और सबके सब तो कैचिंग पोजीशंस में थे। पूरा ग्राउंड खाली था, मिड ऑफ उन्होंने नहीं ली हुई थी, स्पिनर की दफा भी नहीं ली हुई थी। तो वो तो आपको जैसे एक रैबिट को कैरेट आगे करके बाहर निकालते बोलते, उन्होंने आपको ड्रैग किया। अगर आप देखना ना चाहें तो खुश रहें, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा सलमान, आप समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड और साथ साथ जो टीम मैनेजमेंट है, क्योंकि आप खुद भी कप्तान रहे हैं, ये खिलाड़ियों को कंफ्यूज कर रहे हैं? क्योंकि पहले ही टेस्ट मैच के बाद रमीज राजा साहब ने कहा कि हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलेंगे, इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम डिफरेंट नजर आएगी, हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। यूसुफ फिर ये कहते नजर आए हमें कि जी हम दूसरों को देख के अपनी क्रिकेट को तब्दील नहीं करेंगे। बाबर आजम ने भी कहा कि हम अपनी क्रिकेट को तब्दील नहीं करेंगे। तो कंफ्यूजन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। बात यह है कि इन द पोजीशन ऑफ अ बॉस, चीफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने कभी सुना है इंडिया के चेयरमैन को बताते हुए कि हम कैसी क्रिकेट खेलेंगे? कभी ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन को बताते हुए? कभी आपने सुना है इंग्लैंड के चेयरमैन को बताते हुए कि इंग्लैंड टेस्ट में कैसे खेलेगा, इंग्लैंड की पिच कैसी होगी, इंग्लैंड में क्रिकेटर ने? कभी आपने दुनिया के साउथ अफ्रीका के चेयरमैन, न्यूजीलैंड, डू यू इवन नो देम? आप ये, दिस इज नॉट व्हाट यू आर हियर फॉर। आप पाथवे कंस्ट्रक्ट करें, आप लोगों को सिस्टम में लाएं, आप लोगों की एबिलिटीज को डेवलप करें। ये नहीं है इसके लिए कप्तान है, इसके लिए हेड कोच है, इसके लिए डायरेक्टर क्रिकेट की पोस्ट होती है दुनिया में। लेकिन सलमान, आप फिर समझते हैं क्या है? क्योंकि फिर वही बात आती है, आप ओपनिंग बैट्समैन भी थे, आप कप्तान भी थे, आप समझते हैं कि बाबर आजम 10 में से 9 मैच हार जाता है कराची किंग में, वो अपनी ओपनिंग का स्लॉट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। फिर T20 में सब ये बात कर रहे होते। मैंने भी आपके यूट्यूब के शोज देखे, उसमें भी आपने बात की, मुख्तलिफ आपने टीवी के शोज में भी बात की कि पाकिस्तान को ओपनिंग में तब्दील करने की जरूरत है। वहां पर भी वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते। हर मैच को हारने के बाद, हर इंपॉर्टेंट मैच को हारने के बाद जी हम अपनी गलतियों से सबक सीखे, हमारी जो पार्टनरशिप नहीं लग सकी। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? अली भाई, मैंने असल में कभी ऐसा नहीं कहा कि बाबर ओपनिंग अपनी पोजीशन छोड़े और नीचे आ जाए। मेरे ख्याल में बाबर जो है वो T20 में ओपनिंग पे ही सूटेबल है। नीचे की उनकी गेम ही नहीं है जब वो नीचे आके खेले। दैट इज व्हाई इज ओपनिंग इन T20 क्रिकेट। क्योंकि टेस्ट में क्यों नहीं ओपन करते? बात यह है कि T20 में ओपनिंग के अलावा उनका स्लॉट नहीं है कहीं पर। तो बट ही नीड्स प्लेयर्स जो उसके इर्द गिर्द बहुत उससे ज्यादा हाई स्ट्राइक रेट से खेले, देन दैट गेम बिकम्स सूटेबल। तो जब तो उसकी और रिजवान की पार्टनरशिप लगती है तो पाकिस्तान 200 भी चेंज करता है। उन्होंने 3-4 दफा करके दिखा दिया। लेकिन जब ये 2 बंदे आउट होते हैं फिर आपकी कंपार्ट आ जाती है, फिर यू डू नॉट हैव एनीथिंग। 2.5 साल आपके चीफ साहब ने, सिलेक्टर ने, जो मिडिल ऑर्डर को उन्होंने उसकी वकालत की कि यही है वो खुशदिल, आसिफ और वो हैदर वर्ल्ड कप में तीनों बेंच पे बैठे रहे। तो क्या 2.5 साल आपने क्या इन्वेस्टमेंट की, क्या काम किया कि जब मेन काम आया तो वो तीनों बंदे बेंच पे बैठे रहे? तो पॉइंट इज के पूछना किसने है और उन्हें बताना किसको है। तो पाकिस्तान टीम में जो भी आप कोर्सेज कभी सिलेक्ट नहीं करते। आपको पता होना चाहिए था कि बाउंसर पे आप लोग हल्के, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जो मिडिल ऑर्डर आप लेके जा रहे हैं, इनके फास्ट बॉलर ने हिट ही नहीं खानी वहां पे बड़ी ग्राउंडों में। ठीक है। अच्छा, रमीज राजा साहब कहते हैं, आप चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल इसलिए बड़े सवाल जहन में आते हैं डोमेस्टिक में आपकी मौजूदगी में। रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि जी हमारा डोमेस्टिक में रेड बॉल का पूल कम है। आप मुत्तफिक हैं इस चीज़ से? क्योंकि मैं खुद कवर करता हूं डोमेस्टिक क्रिकेट, मैं इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को हमारे खिलाड़ियों का पूल कम नजर आ रहा है, तो फिर ये जो सिस्टम हमने तब्दील कर दिया, खिलाड़ियों को बेरोजगार कर दिया। एक खिलाड़ी को बेरोजगार करने का मतलब है आपने एक फैमिली के घर को जो उसके चूल्हे बुझा दिए। इतना सब कुछ करने का फिर फायदा क्या अगर पूल ही कम है? तो बात यह है कि पूल किस तरह कम हुआ, 6 टीमें किसने बनाई, और जो प्लेयर्स का पूल कम है आज भी रेड बॉल का, वो क्यों है? आप एनओसियां बांटते फिरते हैं। आपके यंगस्टर हसनैन क्या कर रहा है लीगों में? क्यों नहीं आप उसे कहते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले? धानी पूरा सीजन खेल के फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम में आया था।
जब टेस्ट आया आपने धानी को बाहर निकाल दिया, आप बाहर से मोहम्मद अली को अंदर ले आए, आप फहीम अशरफ को ले आए एज एन ऑलराउंडर। तो जो बॉलर 2.5 साल से आप साथ कैरी कर रहे हैं, जिसने एक सीजन, वाहिद बॉलर है जिसने एक पूरा सीजन खेला हुआ है और उस सीजन की बेस पे वो टीम में आया, आपने उसको बाहर कर दिया। तो आपकी तो मतलब सिलेक्शन के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, आप रिलेट ही नहीं कर सकते कि इस वजह से आपने ये काम किया। तो आपने रेड बॉल का पूल क्या कर दिया, आपने क्रिकेटर्स का पूल कम कर दिया जनाब, और जो थोड़ी बहुत आपके पास रह गई है वो T20 रह गई है, ठीक है। उसके अलावा जो है यू आर स्ट्रगलिंग। आपके ये जो 3-4 बॉलर अगर अनफिट हो जाए, अगर आपका कैप्टन ये कह रहा है जी हारिस रऊफ के ना होने की वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई, तो हारिस रऊफ का तो डेब्यू था, उसका तो पहला मैच था। तो पहले मैच में अगर आपकी रिलायंस का ये हाल है कि उसकी वजह से सीरीज खराब हो गई, तो फिर इसका मतलब है यू डोंट हैव अ बैकअप। और बैकअप किसने बनाना था? इस नए सिस्टम से बताएं ना, क्या बैकअप बनाया आपने? सही। अच्छा, कराची टेस्ट के लिए कैसी पिच बनानी चाहिए, क्योंकि दो एक्सपीरियंस तो आपने देख मुझे लिया, नहीं पता कैसी बनानी चाहिए। ठीक है। अब क्या लगता है आपको, क्या शान मसूद और सरफराज के लिए बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स भी बात कर रहे हैं, और अब तो शायद आफरीदी ने भी कहा कि जी रिजवान को आराम देना चाहिए? देखिए, अब तो सारे ही कह रहे हैं शान मसूद का, मैं तो 1.5 साल से कह रहा हूँ कि उसको 3 फॉर्मेट खेलने चाहिए। मुझे 1 साल से ऊपर हो गया शान के लिए कहते हुए, तो उसे खेलना चाहिए 3 फॉर्मेट। वो कैपेबल प्लेयर है, फिट है, फील्डर बहुत अच्छा है, सीजन बैट्समैन है, 2-3 साल से रन कर रहा है, लेकिन उसे नहीं खिलाते। सही। वो बाहर से आगे को लाके खिलाते हैं, दूसरे तीसरे को खिला देते हैं, उसको नहीं खिलाते। लेकिन जब जाहिर महमूद को खिलाते हैं तो कहते हैं क्योंकि वो लाइन में लगा हुआ था, क्योंकि वो क्यू में था, वो 1.5 साल से। पता नहीं ये बिल जमा हो रहा है कि लाइन वाला बंदे को खिलाना है आपने। सही। मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे, गॉड नोज इनके जहन में क्या आएगा। ये स्पिन बनाते हैं, ये कोई रिवर्सन के लिए रफ बनाते हैं। ठीक। अच्छा सलमान, ये बताइएगा, अब आखिरी 2 सवाल हैं। ये बताइएगा कि अब अजहर अली का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या आपको लगता है फवाद आलम का कमबैक हो सकेगा, या ये टीम को रीशेप कर रहे हैं रीबिल्डिंग प्रोसेस में? अब ये एक्सक्यूज तलाश करेंगे कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में आ गए? आपको लगता है चेयरमैन साहब की वो स्टेटमेंट सुन के कि मैंने बाबर से कहा है कि T20 के प्लेयर सिलेक्ट करो और जो है ना रिवर्स स्वीपें मारें, रैप शॉट्स मारें, टेस्ट क्रिकेट में अग्रेसिव खेलें? ठीक है। थैंक यू सो मच सलमान, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात करते पाकिस्तान क्रिकेट के से, और जिस तरह बोल्ड एंड ब्लंट बोलते हैं सलमान वाडा, आपने देखा कि उनके लहजे में जो कर्ब था, जो दुख था, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज हर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हमें शिकस्त अपने ही सॉइल्स पे क्यों कर हुई है। गलत सिलेक्शन है जनाब। एवरेज प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, वो क्रिकेट को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं किसी का नाम लेके किसी की तज़ीक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप खुद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े बड़े ओहदों पर लोग मौजूद हैं, आप खुद जरा उनके निकाल लीजिए टेस्ट स्टेटस, आपको पता चल जाएगा टेस्ट के स्टेट्स कि कौन जो है वो कितने टेस्ट मैच खेला हुआ है, कितना उसको क्रिकेट का मालूम है। लेकिन कौम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस नाम पे कि हम गलतियों से सबक सीख रहे हैं। हम जो है वो बहुत अच्छा खेल के जीते, हम जीते हुए मैच हार जाते हैं, और हम कहते हैं कि जी हम लड़के जो है वो मैच को हारे। कब तक ये सिलसिला चढ़ता रहेगा? कौम बड़ी मायूस है इस हवाले से, और यही हम अपने शो में डिस्कस भी कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, फुटबॉल के हवाले से भी बात करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सलमान बट से हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज के हवाले से, कि जहां पे पाकिस्तान को सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब हम बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से, और जैगम अब्बास साहब हमारे फुटबॉल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैगम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। फुटबॉल पर जरूर बात जरूर करेंगे, लेकिन इसी हस्ता में जी बहुत शुक्रिया अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। और ये बताइए कि आपकी दावत पर हमने पेशावर का दौरा किया, हमने देखा वहां पे अरबाब स्टेडियम बड़ी तेजी के साथ वहां पे जो है वो उस पर काम हो रहा है, उसके डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। हयाताबाद में एक और जबरदस्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लेकिन ये जो चेयरमैन साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी जो पेशावर है, जो KP है, वो अभी भी रेड फ्लैग जोन है PSL खेलने वाले फॉरेन क्रिकेटर्स के लिए, इंटरनेशनल टीम्स के लिए। ये कितना जो है, इसको सुन के आप लोग जो पेशावर के खित्ते के क्रिकेट लवर्स हैं, फैनेटिक फैंस हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं?
अली भाई, मैं तो समझता हूँ कि हमें बहुत ज्यादा मायूस किया है। और जिस वक्त ये रमीज राजा साहब ने चेयरमैन पीसीबी जो है वो चार्ज संभाला तो हम बड़े खुश थे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तो वापस आ ही रही है और रमीज राजा साहब जो है वो अपना ताल्लुक इस्तेमाल करेंगे और इंटरनेशनल टीमें जो है वो मजीद आएंगी। और हमने देखा कि टीमें आएंगी और हमारी ये ख्वाहिश थी और हमारी ये उम्मीद थी कि इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में भी इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का सिलसिला शुरू होगा। बाद में अब क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिसमें 23 अब तक इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी कर चुका है। इसी तरह से हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो कम्प्लीशन के करीब है। लेकिन आज बड़ी अजीब सी बात हुई है, रमीज राजा साहब ने बड़ा अजीब सा एक बयान दिया कि जी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आने से खेलने से जो है कतराते हैं या इस तरीके से उन्होंने इसको रेड फ्लैग जोन जो है वो करार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मायूसी तो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हुई है, शायकीन क्रिकेट को हुई है, बल्कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो बड़े तवातर के साथ क्रिकेट और दीगर खेलों को कवर करते हैं वो भी बड़े अरसे से तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो। 2006 में यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का आखिरी मैच हुआ और ये अब तक का आखिरी मैच था बाब ने क्रिकेट स्टेडियम में और उसके बाद से हम इंतजार में हैं। लेकिन इतने बड़े ओहदे पर बैठकर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक है। अच्छा, इससे पहले फैसल हसनैन साहब ने भी ऐसे स्टेटमेंट दिया था और रमीज राजा साहब ने भी स्टेटमेंट दिया। तो जाकिर खान जो केपी की एक बड़ी आवाज है, क्रिकेट बोर्ड में एक तवील अरसे से मौजूद है, आप लोगों ने उनको अप्रोच नहीं किया था फैसल हसनैन साहब के इस स्टेटमेंट के बाद? एक और स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट आ गया कि रमीज राजा साहब ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब पीसीबी के सीईओ फैसल हसनैन साहब ने कुछ दिन पहले यहाँ पर विजिट किया तो उसमें भी एक जो है इस तरह की बात हुई, लेकिन वो उन्होंने थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करें। इसके लिए बाकायदा प्लान बनाना होगा, मनसूबाबंदी करना होगी, प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो हमने सोचा कि चलें अगर इन्होंने इस तरह की बात की है तो शायद रमीज राजा साहब जो कि चेयरमैन है पीसीबी के वो। अच्छा इमरान, वक्त मेरे पास कम है, ये बताएं कि जो इस वक्त जो केपी में जो हुकूमत है वो तो उसी गवर्नमेंट ही है ना जो गवर्नमेंट रमीज राजा साहब को एज ए चेयरमैन लेकर आए और फिर रमीज राजा साहब फैसल हसनैन को लेकर आए। तो वो अपनी ही गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं, अपनी ही गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो क्या इस मौके पे जो गवर्नमेंट है वहां की पीटीआई की गवर्नमेंट है वो कोई एहतजाज करेगी? क्योंकि सियासी पार्टियों ने तो एहतजाज किया है। जी बिल्कुल, अवामी नेशनल पार्टी की एमपी हैं, एमपीए हैं समर बिलोर, उन्होंने भी इसके ऊपर असेंबली फ्लोर पर एहतजाज किया है। और मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को और न सिर्फ हुकूमत को बल्कि वज़ीर-ए-आला को खुद भी इस हवाले से एहतजाज करना चाहिए। यकीनन पीसीबी के चेयरमैन जो हैं वो इमरान खान साहब की जो है वो उनको वो लेके आए थे और उन्हीं की जो है पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है, उसके बावजूद उनका इस तरह से बयान देना। ठीक है इमरान, थैंक यू सो मच इमरान, आप हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे। रमीज राजा साहब के स्टेटमेंट के हवाले से बात कर दें। ये तो हमने बात की है केपी की, लेकिन हम बात करेंगे उस खेल की कि जो न सिर्फ केपी में मकबूल है, सिंध में मकबूल है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के हर खित्ते में ये खेल मकबूल है और वो है जरा फुटबॉल कि जिसका फीवर इस वक्त पूरी तरह से उरूज पर है। ज़ैगब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगब भाई, आपकी मौजूदगी और उसके बाद फिर मोरक्को और फिर फ्रांस का सेमीफाइनल होने वाला है और मोरक्को जिस तरह से पहुंचा है, क्या कहेंगे इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से? देखिए, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जो है वो बहुत सनसनीखेज मैचेस के बाद बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, क्योंकि 4 क्वार्टर फाइनल के जो मुकाबले थे वो अख्ताम पजीर हुए। उसमें देखें कि 2 का जो फैसला है वो अपने मुकर्रर वक्त की बुनियाद पे हुआ और 2 का फैसला जो है वो पेनल्टी किक्स की बुनियाद के ऊपर हुआ। अच्छा देखिए, मैं नाजरीन को ये बात बताता चलूँ कि मैं अपने बारहा ये प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि जो फुटबॉल के लीजेंड हैं उनकी बड़ी मशहूर कहावत है कि जो नॉकआउट बेसिस की बुनियाद के ऊपर जो मैचेस होते हैं तो टीमों को चाहिए कि उनका फैसला जो है वो फील्ड में करें, अपने मुकर्रर वक्त में करें, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा से नामी ग्रामी दुनिया के माइनस प्लेयर जिनमें सर माइकल प्लाटिनी, डायगो मैराडोना, जीको हमेशा वो प्लेंटी मिस कर चुके हैं। और उसका आपने देख लिया कि जो इस वक्त फुटबॉल के नाक़िदीन थे उन्होंने इस 2022 वर्ल्ड कप में हार्ट फेवरेट जिसको करार दिया था ब्राजील को। देखें वो सिर्फ अच्छा, मुझे याद है मेरे जब शो में आया था आपने कहा था इसमें मजीद अपसेट और होंगे, तो हमने देखा है कि उसके बाद अब स्पेन में हमें बाहर होता नजर आया, फिर बेल्जियम में हमें बाहर होता नजर आया और काफी सारे अपसेट नजर आए। ब्राजील जैसी टीम का बाहर होना एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है, ये आप समझते हैं वेकअप कॉल है, क्योंकि जिस तरह से मुकाबला किया कैमरून जैसी टीम में जिस तरह खेलती नजर आई है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितने भी अगर आप उस गेम का तजिया करें और गौर करें तो आप यकीन जानें कि उसने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट लिया उसको ब्राज़ील ने, और क्या हुआ कि उसका फ़ायदा जो था उसने उठाया, बेहतरीन खेल पेश करा, और देखें कि अब यानी वो सारी प्लेंटियाँ मिस कर गए और वो जो था वो जीत गया क्रोएशिया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखें हमेशा यही होता है और रिकॉर्ड है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि उसमें, लेकिन इस वक्त मैं ये बात ज़रूर अपने नाज़रीन से कहता चलूँ कि अगर इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि 92 साल हिस्ट्री में ये पहला मौका है कि अफ्रीका की कोई मुस्लिम कंट्री जो है जिसमें मोरक्को जो है वो सेमीफाइनल खेलने के लिए हकदार करार पाई है, तो आप यकीन जाने कि उसने बेहतरीन और शानदार खेल पेश किया है। उसकी वजह यह कि उसने अपने राउंड के मैचेस में भी जो थी वो अपने पूल में टॉप फहरिस्त पे थी। फिर उसने, आप ये देखिए कि प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन को हराया, फिर उन्होंने देखिए आप क्वार्टर फाइनल में भी जो है कितना शानदार उसके जो नसीरी उसने गोल किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात अगर ना की जाए, इस तरह वो उनका सेंड ऑफ हुआ है, वो आंसुओं के साथ वो गए, उस पर जरा बात करेंगे जैकब अब्बास साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करें फुटबॉल के हवाले से। अब डिस्कस किया हमने मोरक्को वर्सेस फ्रांस के मैच को, कि जिसमें जैकब अब्बास साहब का कहना है कि मोरक्को का जो गोलकीपर है उस पर बहुत डिपेंड करेगी मोरक्को की टीम। लेकिन जो फाइनल से पहले फाइनल है अर्जेंटाइन वर्सेस क्रोएशिया, इस मैच को किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं बल्कि अगर नाक़िदीन की निगाह से देखें तो उनका भी कहना ये है कि शायद हो सकता है कि ये एक फ़ाइनल का भी हो, लेकिन इसमें यह कि दोनों टीमें जो हैं बिल्कुल हम पल्ला हैं। आप देखें कि अर्जेंटीना की तरफ से जो मेसी है वो इतना शानदार खेल पेश कर रहा है कि पूरे गेम को जो है प्रोसीड वही कर रहा है, पूरे गेम को वही चला रहा है। दूसरा गोलकीपर है क्रोएशिया का गोलकीपर, वो बहुत शानदार खेल रहा है। फिर ये कि उन्होंने क्योंकि कितनी बड़ी फतह हासिल की है ब्राज़ील के खिलाफ, तो उनका मोरल बहुत ज़्यादा हाई है, प्लेंटी किस की बुनियाद के ऊपर वो जीते। तो मैं समझता हूँ कि ये मैच भी बहुत शानदार मैच होगा। लेकिन उसके साथ साथ में ये कि थोड़ा सा पाकिस्तानी फुटबॉल के जो शायकीन और नाज़रीन जो हैं, मैं उनका ज़रूर उनकी राय भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ अपने नाज़रीन की हद तक, कि उनकी पूरी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से जो है मोरक्को जो है वो इस मैच में कामयाबी। बड़ी बात की जा रही है कि मोरक्को का जो गोलकीपर है वो पाकिस्तानी है, कुछ इस हवाले से अपडेट है आपको? क्योंकि जो मेरी रिसर्च है वो तो ये कहती है कि ऐसा गलत है ये। हाँ, अभी तक उसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा है। लेकिन आप ये देखें कि उसने इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मोरक्को ने अपनी जीत का जो तसलसल है वो बरकरार रखा। यानी मुसलसल देखें अपने राउंड के मैचेस में भी, फिर इन तमाम मैचेस में भी, तो ये उनको एक साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो मुखालिफ टीम के लिए बहुत बड़ा प्रेशर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो पहला हाफ और दूसरा हाफ बराबर खेल गए तो यकीन जाने कि उनका गोलकीपर जो है यासीन शानदार खेल पेश कर चुका है। आपने देखा भी है कि प्लेंटी भी उसने कितनी शानदार रोकी। इसके अलावा ये कि उसने कई यकीनी गोल के जो मौके थे वो भी इसने रोके और इसको फतह से हमकनार कराया। तो अब भी मैं समझता हूँ कि उसके खेल की बुनियाद के ऊपर जो है मोरक्को को बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है कि वो फतह हासिल कर सकता है। अच्छा, रोनाल्डो के वाले से क्या कहेंगे कि क्या कोच की स्ट्रेटेजी क्या नजर आई कि इतने बड़े प्लेयर को आपने स्विट्जरलैंड के खिलाफ भी बेंच पे बिठा के रखा और फिर यहाँ पे भी आपने उसको जो था फुल टाइम आपको ऐसा बहुत अरसे के बाद ऐसा मौका आया कि आपने इब्तिदा में उसको फील्ड में नहीं उतारा? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने वहाँ तनकीद भी हुई है कोच के ऊपर, इसलिए कि इतना बड़ा प्लेयर जो बहुत नामी गिरामी प्लेयर हो, जिसके दुनिया में करोड़ों शायकीन और करोड़ नाज़रीन उसके फ़ैन हो, और फिर ये कि वो बेहतरीन प्लेयर था उसका एडवांटेज लेता, लेकिन उसने नहीं उतारा पहले हाफ में। और रीज़न क्या समझते हैं आपके, क्या है? मैं ये समझता हूँ कि शायद उसके जहन में ये आया हो कि ये दूसरे पहले हाफ में, क्योंकि पहले मैच में उनको एक अच्छा रिजल्ट दे चुकी थी टीम, तो शायद उसने ये कोशिश करी कि उसको मैं अपने रिजर्व के तौर पे रखता हूँ और दूसरे हाफ में उतारूंगा। तो लेकिन ऐसा वो स्ट्रेटजी उसकी कामयाब नहीं हुई और बल्कि मुखालिफ हुआ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस पर जो मोरक्को के जो नसीरी ने जिसने गोल मारा है, शानदार गोल मारा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत यकीनी मौके भी ज़ाया किए, लेकिन बहुत शानदार खेल पेश किया। लेकिन यह कि इसमें कोई शक नहीं कि फ़ुटबॉल की तारीख में रोनाल्डो जो है बहुत शानदार एक अच्छे नामों से हमेशा यादगार लम्हों में महफूज रहेगा, इसलिए कि उसने अपनी कैरियर की शानदार फुटबॉल खेली है और वो यकीनन इस चीज़ का हकदार है। आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि मेरा ख्वाब था, मैंने इसके लिए 5 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन मेरा ख्वाब टूट गया, मैं अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप नहीं जीत सका।
बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो मायूस तो हुआ, और आपने सब नाज़रीन ने भी देखा कि वो मुसलसल वहाँ तक वो ग्राउंड में रुके भी नहीं और गिरिया करते हुए, अश्कबार होते हुए वो चले गए ग्राउंड से, इसलिए कि उनको बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश थी कि उनका अलविदाई वर्ल्ड कप था और उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं शानदार खेल पेश करके नाज़रीन से दाद वसूल करूँ, लेकिन ऐसा ना हो सका और उनके वो ख्वाब जो थे चकनाचूर हो गए। लेकिन बहरहाल वो प्लेग जितना बड़ा है उससे बड़ा जो है वो एक इंसान भी है। ठीक है उज़ैर मुबारक साहब, थैंक यू सो मच फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। आप हमारे साथ आप मौजूद थे और आइंदा भी आने वाले मैचेस में इंशाल्लाह हम आपको मदऊ करेंगे और आपके ख्यालात से हम अपने नाज़रीन को भी मुस्तफ़ीज़ करवाएंगे। लेकिन साथ साथ जाने से पहले आपको एक खबर देते चले कि लंदन प्रीमियर लीग में आज़म खान के बॉल लगी, लेकिन खुश आइंद खबर यह है, एक अच्छी खबर यह है कि कोई इतनी ज़्यादा सीरियस कोई इतनी बात नहीं है। माशाल्लाह आज़म जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में हमें खेलते हुए नज़र आएंगे। हमारी जो दुआएं हैं, नेक तमन्ना है, वो आज़म खान और मोइन खान दोनों के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आज़म खान दोबारा फिट हो गए और एक दफ़ा से फिर जो है वो अपनी टीम गोल ग्लैडिएटर्स के लिए परफॉर्मेंस देते नजर आएँ। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में हमारे साथ सलमान बट, इमरान यूसुफजई और ज़ैक़म अब्बास साहब मौजूद हैं। आप तीनों की मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।